दोस्तों, आज 11वीं क्लास की फिजिक्स का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन मात्रक एवं विमाएं। तो आज की अपनी क्लास रहेगी मात्रक के बारे में। अब मात्रक होता क्या है? मात्रक यानी किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए संदर्भ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखिए मापन किसे कहेंगे? किसी भी भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, क्या वर्ड लिया अपन ने यहाँ पे? संदर्भ मानक। ये जो संदर्भ मानक है इसे क्या बोलते हैं अपन? मात्रक। ठीक है, यूनिट। तो देखिए मात्रक की क्या परिभाषा हो जाएगी कि किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त होने वाला संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है, मात्रक किसे कहा अपन ने? कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाला संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। अब बात करें अपन मात्रकों के वर्गीकरण की। ठीक है, वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं मात्रकों का। तो देखिए मात्रकों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन। तीन प्रकार के मात्रक हो सकते हैं। नंबर एक होता है इसमें मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक किसे कहेंगे अपन? मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए मूल भौतिक राशियां क्या होती है ये आगे देखेंगे अपन। नंबर दूसरा जो मात्रक होता है उसे बोलते हैं अपन व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटिव यूनिट्स। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कह देंगे? वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से बनाया जाता है या मूल मात्रकों के संयोजन से, मूल मात्रकों के संयोजन से बनाए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 पूरक मात्रक। ये मात्रकों की एक अलग कैटेगरी है जिसमें क्या रखते हैं अपन? कोण के मात्रकों को पढ़ते हैं। ठीक है, कोण कौन कौन से हो सकते हैं? समतल कोण हो सकता है या ठोस कोण हो सकता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? घन कोण। ठीक, पूरक मात्रक किसे कहते हैं? समतल कोण एवं ठोस कोण के मात्रक क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक। ठीक, ये क्या पढ़ा अपन ने? मात्रकों का वर्गीकरण पढ़ा। मात्रकों को तीन भागों में विभाजित किया अपन ने, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। मूल मात्रकों की क्या परिभाषा दी कि वे मात्रक जिनसे मूल भौतिक राशियों का मापन किया जाता है क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कह दिया अपन ने? कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से उत्पन्न किया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। और पूरक मात्रक किसे कह देंगे? ठोस कोण एवं समतल कोण के मात्रक क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए एक एक करके अपन एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। मूल मात्रक के लिए क्या बोला अपन ने? कि वे मात्रक जिनसे मूल भौतिक राशियों का मापन किया जाता है क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। देखिए मूल मात्रकों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। तो क्या वर्ड आया अपने पास नया? मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या होती है? कुछ भौतिक राशियों को क्या माना गया है? मूल भौतिक राशियां। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कितनी होती है? मूल भौतिक राशियां ये होती है 7। 7 भौतिक राशियों को क्या माना गया है? मूल भौतिक राशियां। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। नंबर 2 देखिए लंबाई। दूसरी भौतिक राशि कौन सी होती है? लंबाई, लेंथ। नंबर 3 देखिए समय। तीसरी भौतिक राशि कौन सी हो गई? टाइम। मूल भौतिक राशि नंबर 3 हो गया समय। नंबर 4 देखिए उष्मागतिक ताप, उष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये हो गया नंबर 4 मूल भौतिक राशि। नंबर 5 देखिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, नंबर 6 देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या माना गया है? मूल भौतिक राशि माना गया है।
नंबर 7वीं भौतिक राशि होती है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 भौतिक राशियां जो मैंने लिखी है, इन्हें क्या कहा जाता है? मूल भौतिक राशियां कहा जाता है। और इन राशियों के मापन में प्रयुक्त होने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए इनके मात्रकों की बात करें तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। केजी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं अपन स्मॉल m से। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, जिसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल s से। ठीक, ये अपन इधर क्या पढ़ रहे हैं? मूल भौतिक राशि, और इधर क्या लिख रहे हैं? इनके मूल मात्रक। मूल मात्रक। नेक्स्ट देखिए उष्मागतिक ताप। तो ताप का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है, जिसे प्रदर्शित किया जाएगा K से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, मोल से लिखेंगे इसे, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा। इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, जिसे प्रदर्शित करते हैं अपन कैपिटल A से। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योति या प्रदीपन तीव्रता। इसका मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला, जिसे प्रदर्शित किया जाएगा CD से। ठीक है, तो ये 7 भौतिक राशियां क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियां। और इन 7 भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या क्या हो गया अपने पास? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, विद्युत धारा एम्पियर हो गया, और प्रदीपन तीव्रता का मूल मात्रक क्या हो गया? कैंडेला हो गया। ठीक है, ये 7 क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। अब अपन पढ़ेंगे किलोग्राम किसे कहते हैं। किलोग्राम की जो परिभाषा है वो किस आधार पे दी गई है? तो देखिए अपनी जो मात्रक पद्धतियां होती है, ये क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। अब देखिए मात्रक पद्धतियां जो होती है अपनी, वो कितनी होती है? मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धति कहते किसे हैं? तो देखिए मात्रकों का जो संपूर्ण समुच्चय होता है उसको क्या बोलते हैं? मात्रक पद्धति बोलते हैं। अब इसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है CGS मेथड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एक होता है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और एक होता है FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। ये 3 मात्रक पद्धतियां अपने काम में आती है। जनरली इसमें से अपने को काम में क्या लेना है? MKS लेना है और CGS ले सकते हैं। FPS अपने काम में नहीं आने वाली। तो देखिए CGS क्या हो गया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, पहला मात्रक किसका हो गया? लंबाई का हो गया, फिर द्रव्यमान का हो गया, फिर समय का हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या बोल देंगे अपन? MKS को मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और FPS को क्या बोल देंगे? फुट लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, और सेकंड किसके लिए? समय के लिए। तो ये 3 मात्रक पद्धतियां होती है। ठीक है, अब एक सिस्टम होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे क्या बोलते हैं अपन? SI, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसके द्वारा ये मूल मात्रक दिए गए हैं और इनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। अब अपन SI के अकॉर्डिंग किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर और कैंडेला, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 1 किलोग्राम की परिभाषा। ठीक है, 1 किलोग्राम किसे कहेंगे? तो देखिए अपनी फिजिक्स के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम की क्या परिभाषा है? क्या पॉइंट अपना नेक्स्ट? 1 किलोग्राम की परिभाषा। ठीक है, ऐसे करके अपन 7 जो मूल मात्रक है उनकी परिभाषा है। 1 किलोग्राम की परिभाषा देखिए, तो 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या दे देंगे? अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, यानी इंटरनेशनल जो मेजरमेंट का ब्यूरो है उसके द्वारा क्या किया गया है? 1 किलोग्राम की क्या परिभाषा दी गई? अंतरराष्ट्रीय माप, थोड़े बड़े लिखो, साफ लिखो, जो समझ में तो आए बच्चों के। अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में प्लेटिनम
इरिडियम, इरिडियम। देखिए 1 किलोग्राम की परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, एक बेलन रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का। उसका द्रव्यमान कितना माना जाता है, 1 किलोग्राम माना गया है, ठीक है। अब उस 1 किलोग्राम को आधार मानकर अपन क्या कर देते हैं, 2 किलोग्राम, 50 ग्राम, 5 किलो जो भी है उसकी तुलना करके और द्रव्यमान के मात्रक निकाल लेते हैं, वो तो कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए 1 किलोग्राम की परिभाषा पढ़ने की कोशिश की अपन ने। 1 किलोग्राम की परिभाषा दें तो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का द्रव्यमान कितना माना जाता है, 1 किलोग्राम माना गया, ठीक है। ये 1 किलोग्राम की परिभाषा होगी। नेक्स्ट देखिए 1 मीटर। तो 1 मीटर की परिभाषा किससे देंगे अपन, प्रकाश के वेग से। अपन सब जानते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है, पढ़ चुके हैं बचपन में ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ से क्या पता लग रहा है अपने को कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए वेग जो होता है, वेग का मतलब क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी या विस्थापन, दूरी बटा समय बोल दूं, ये किसके बराबर होता है, चाल के बराबर, ठीक है। चाल किसे कहते हैं, दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी, चाल। अब प्रकाश की बात करें अपन तो प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जा रही है, 3 × 10⁸ मीटर। मैं इसे लिख दूं, 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 1 सेकंड। तो यहां से 1 मीटर की परिभाषा निकाल सकते हैं अपन। 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁸ सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से 1 मीटर की परिभाषा क्या बोल देंगे अपन, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 1/3 × 10⁸ सेकंड। तो 1 मीटर की परिभाषा क्या बोल देंगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, 1 मीटर, ठीक है। या मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रकाश द्वारा निर्वात में सेकंड के 3 × 10⁸वें भाग में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है, ठीक है। तो ये पढ़ी अपन ने 1 मीटर की परिभाषा। नेक्स्ट देखिए 1 सेकंड। 1 सेकंड की परिभाषा के लिए अपने को क्या चाहिए, परमाणु की संरचना का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये परमाणु की संरचना बना दी मैंने। अब देखिए अपन सब जानते हैं ये बीच में क्या होता है, नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है। बाह्य ऊर्जा स्तरों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी, और यहाँ से अगर अपन इसको उच्च ऊर्जा स्तर में भेज रहे हैं तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। बाहर से ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कब आएगा, जब वो उत्सर्जित कर देगा थोड़ी सी ऊर्जा, ठीक है। थोड़ी सी ऊर्जा उत्सर्जित करके कहाँ जाएगा, वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बोलते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाता है। इसकी परिभाषा देने के लिए क्या काम मिलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को। इसके लिए लेते हैं अपन सीजियम 133 परमाणु, ठीक है। सीजियम 133 क्या है, परमाणु है जिसका परमाणु आकार काफी बड़ा है। तो सीजियम 133 परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा स्तर के दो निम्नतम या सूक्ष्मतम ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के 9,19,26,31,770 संक्रमणों में लगा समय क्या कहलाता है, 1 सेकंड। यानी क्या बोला मैंने, देखिए ये मान लो सीजियम 133 परमाणु है, ये इसका बाह्यतम ऊर्जा स्तर है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आया, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण कितने हो रहे हैं, 9,19,26,31,770। इतने संक्रमणों में लगा समय किसके बराबर होता है,
1 सेकंड से। ठीक है, तो 1 सेकंड की परिभाषा क्या बोल देंगे अपन, सीजियम 133 परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा स्तर के 2 सूक्ष्मतम स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपनों में या संक्रमणों में लगा समय किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पढ़ने पड़ी 1 किलोग्राम की परिभाषा, 1 मीटर की परिभाषा, 1 सेकंड की परिभाषा। नेक्स्ट देखिए अब 1 केल्विन की परिभाषा। नेक्स्ट क्या पढ़ा अपन ने, ताप। ताप का जो मूल मात्रक है वो क्या है, केल्विन। तो यहाँ से अपन क्या देंगे, 1 केल्विन की परिभाषा। एक केल्विन की परिभाषा क्या दे देंगे अपन, जल के त्रिक बिंदु ताप। त्रिक बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर कोई भी पदार्थ या जल की बात करें तो जल के लिए क्या हो जाएगा, बर्फ हो गया इसकी ठोस अवस्था, और वाष्प हो गई इसकी गैस अवस्था, और जल हो गया इसकी द्रव अवस्था। तो वह बिंदु जहां पर जल की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में रहती है वो क्या कहलाता है, जल का त्रिक बिंदु। और इस त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने, 1 केल्विन की परिभाषा पढ़ना चाह रहे हैं अपन, उसके लिए क्या देखा अपन ने, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहां जल की तीनों अवस्थाएं, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तरल क्यों नहीं बोला मैंने, कि तरल में दोनों पदार्थ आते हैं, द्रव अवस्था भी आती है और गैसीय अवस्था भी आती है। क्या बोलेंगे, त्रिक बिंदु वह बिंदु है जहां पर जल की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था तीनों एक दूसरे के साम्य में रहते हैं। उस ताप को क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु ताप। और उसका मान कितना होता है जल के लिए, 273.16 केल्विन। ठीक है, तो 1 केल्विन की परिभाषा क्या दे देंगे यहाँ से, 1 केल्विन क्या हो जाएगा, जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा देखिए, एम्पियर किसका मात्रक बोला अपन ने, मूल मात्रक विद्युत धारा का। तो 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए अपन 12वीं क्लास में एक प्रयोग पढ़ते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं अपन, 2 तार लेते हैं जिनमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, उन दोनों तारों के मध्य बल आरोपित होता है, बल लगता है। उस बल के मान से क्या निकालते हैं अपन, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो अभी देखिए अपने को याद रखना है ये परिभाषा क्या होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, 2 सीधे समांतर एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, ये पेन है, इसका अनुप्रस्थ काट क्या होगा, इसको मैं कैंची से ऐसे काट दूं तो ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये भाग क्या कहलाता है, इसका अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ऐसे काट दिया तो ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट। तो इन तारों का अनुप्रस्थ काट क्या है, नगण्य अनुप्रस्थ काट है। तो क्या बोला मैंने, 2 सीधे समांतर नगण्य अनुप्रस्थ काट, नगण्य अनुप्रस्थ काट के तार, 2 तार लिए मैंने, 2 तारों में प्रवाहित धारा का वह मान जो इनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित कर दे। क्या कहलाएगा, धारा का वह मान क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, क्या बोला मैंने, 2 सीधे समांतर एवं नगण्य अनुप्रस्थ काट के चालक तारों के मध्य प्रवाहित धारा का वह मान जो इनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित कर दे, उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। देखिए मैं बोल रहा हूँ एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बोल सकता हूँ, या क्या बोल सकता हूँ, इनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल, न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित करें तो उसे 1 एम्पियर कह देंगे। ठीक, ये पढ़ा अपन ने 1 एम्पियर की परिभाषा। अब देखिए 1 मोल।
एक मोल की क्या परिभाषा बोल देंगे अपन? एक मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा है। इसे किससे परिभाषित करेंगे अपन? परमाणुओं की संख्या से। अपन सब जानते हैं, पढ़ा है अपन ने कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसे परमाणुओं की संख्या के आधार पर परिभाषित करेंगे एक मोल को। तो देखिए, एक मोल किसे कह देंगे अपन? किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा, किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही परमाणु होते हैं, परमाणु अणु जो भी है, उतने ही परमाणु होते हैं जितने की कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है, क्या बोला अपन ने? एक मोल की परिभाषा कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही मूल सत्ताएं या परमाणुओं की संख्या होती है जितनी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एक मोल की परिभाषा। नेक्स्ट देखिए, एक कैंडेला। देखिए, एक कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता का एग्जाम्पल है। तो एक कैंडेला किसी दिशा में, दो डेटा याद करने पड़ेंगे इसमें को, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत की, ये क्या हर्ट्ज किसका मात्रक हो गया? आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं अपन? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। और आवर्तकाल किसे कह देंगे? एक चक्कर लगाने में लगा समय किसके बराबर होता है? आवर्तकाल के बराबर होता है। देखिए, तो एक कैंडेला किसे कहा अपन ने? एक कैंडेला 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता उत्पन्न करती, विकिरण तीव्रता उत्पन्न करती। ठीक है, एक कैंडेला किसे कह देंगे अपन? एक कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न कर दे। तो देखिए, आज अपन ने क्या पढ़ा आज की क्लास में? मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, उनके मूल मात्रक क्या क्या है, और सभी मूल मात्रकों की परिभाषाएं अपन ने पढ़ी है जो अंतरराष्ट्रीय या सिस्टम इंटरनेशनल के द्वारा दी गई है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और पूरक मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।